अस्सलाम वालेकुम ना जी। चलेंगे पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ हैं वहाँ पे अहमद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या चल रहा है, क्या हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में ताज़ा तरीन? ताज़ा तरीन तो आपके नॉलेज में ये बात आई होगी कि कल सियासत में एक नया मोड़ आ गया और सियासत में नया मोड़ आने की वजह से ये काम हुआ है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चौधरी परवेज इलाही जो कि काफ लीग के सरबराह भी हैं उनसे मुलाकात की और कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे और तहफ़्फ़ुज़ात के अंदर जो सबसे अहम नुक्ता था वो ये था कि मुझे बतौर वज़ीर आला पंजाब नामजद किया जाए तो मैं अपनी पार्टी के साथ आपके साथ पूरे तावन के साथ शामिल हो जाऊंगा, आपके साथ पूरा इत्तेहादी रहूंगा। जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बात का इंदिया दे दी और उनकी बात को कबूल कर लिया कि ठीक है हम आपके साथ जो है वो इस एग्रीमेंट कर लेते हैं, हम आपको आने वाले जो बाकी अतवार के दिन है उसके अंदर आपको वज़ीर आला पंजाब नामजद करते हैं। तो उसके बाद सियासत में एक नया मोड़ आ गया और उन्होंने इस बात के ऊपर इकरार किया कि जी हमने यू टर्न लेते हुए एक नया मौका दिया है कि काफ लीग के मतलब जो बार बार बातें कर रही थी अपोजिशन के हमारे पास पूरी सीटें हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो वो हमने एक सरप्राइज दे दिया है कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो चौधरी परवेज इलाही होंगे। इस तरह काफ लीग के तमाम इत्तेहादी जो है वो हमारे साथ शामिल हो गए। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो MQM पाकिस्तान से तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके ऊपर भी बातचीत की गई और उसके अंदर ये बात सामने आई कि MQM ने कहा है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन, पोर्ट एंड शिपिंग कॉर्पोरेशन की जो वजारत है वो हमारे बंदे को दी जाए, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बात के ऊपर भी इकरार किया कि ठीक है जी हम वजारत शिपिंग पोर्ट जो है वो MQM के बंदे को दे देंगे। इस पर उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए, तो लिहाजा जो अब सिचुएशन है वो तकरीबन वाज़ेह हो चुकी है। जिसके बाद उस्मान बुज़दार साहब जो है वज़ीर आला पंजाब उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो इमरान खान साहब को पेश कर दिया। तो ज़राए के मुताबिक अब इस बात का फैसला हो चुका है कि चौधरी परवेज इलाही जो है वो वज़ीर आला पंजाब होंगे। नहीं तो ये इमरान खान भी अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गया, अपनी जो वजारत है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अपोजिशन कह रही थी कि जो काफ लीग के अरकान हैं और जो MQM के अरकान हैं वो हमारे साथ हैं और अब वज़ीर आज़म जो है वो अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर सकते। और इस कल के बाद जो कल वाक़या हुआ है उसके बाद ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि MQM और काफ लीग जो है वो इस वक्त वज़ीर आज़म के साथ बतौर इत्तेहादी जमात शामिल हो चुकी है। तो अब इससे तो बात वाज़ेह होगी कि जो भारी अक्सरियत है वो इस वक्त हुक्मरान पार्टी के साथ है। तो अब इमरान खान साहब की जो पार्टी है उसको किसी किस्म का भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो खतरात थे, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो ANP है और जो दूसरे अफराद हैं, MQM पाकिस्तान है या इसके अलावा ये काफ लीग के जो मेंबरान थे, अब जब काफ लीग के तमाम मेंबरान जो है वो उनके साथ शामिल हो गए तो डेफिनेटली उनकी जो अरकान की जो अक्सरियत है वो अब उनको पूरी तरीके से मिल गई है। तो लिहाजा अब ये उम्मीद नजर आ रही है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाती है तो वो इमरान खान के खिलाफ कामयाब नहीं होगी। अच्छा ये बताइए कि कल भी हमने देखा, अब अपोजिशन वालों के क्या हालात है, उनकी चेहरे क्या बता रहे हैं अब? ऑपोजिशन तो इस सरप्राइज की वजह से जरूर है कि परेशान भी है, हैरान कुन भी है, क्योंकि उनके भी लोग जो थे वो रास्ते में थे चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ और बाकी लोगों के साथ, वो भी इस तरह की मुलाकातें कर रहे थे। तो वो भी कॉन्फिडेंस में थे कि हम जो है इनके साथ शामिल हैं और एक दफा तो परेशानी का जरूर सामना करना पड़ेगा कि ये अब इनके इत्तेहादी जो है काफ लीग जो है वो हुकूमत के साथ मिल गए हैं। इस MQM जो है उनके साथ भी मुलाकात थी और MQM के जो अरकान है वो भी उनके साथ मिल गए हैं, तो फर्क तो जरूर पड़ेगा। अब उनकी ये पॉलिसी थी कि हम फिर भी कॉन्फिडेंट है कि हमारे साथ उम्मीदवार हैं और हम इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब ये तरीके से एतमाद पेश की जाएगी तो हमारे पास जो भारी अरकान है वो जो है वो हमारे साथ है। तो काफी लोग जो है इस बात के ऊपर अब वाज़ेह तौर पे सिचुएशन सामने आ चुकी है कि कई ऐसे जो तरीके इंसाफ के अरकान थे, पार्लियामेंटेरियन से, जो कि इनकी पॉलिसी की वजह से नाराज हो चुके थे, वो भी वापस इमरान खान से मुलाकात करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर चुके हैं। तो अब भारी अक्सरियत देखने में यही आ रही है कि वो हुक्मरान पार्टी के साथ है। तो ये मौलाना क्या करेंगे, दोबारा कोई धरने शरने की तरफ जाएंगे आपके ख्याल में? देखिए
देखिए जी, अब ये एक आखिरी मौका है कि जो अगर इस आखिरी मौके में तरीके इंसाफ अदम एतमाद की वजह से खत्म हो जाती है, फिर तो इसके बाद मुस्तकबिल में इलेक्शन ही नजर आते हैं। लेकिन अगर ये तरीके अदम एतमाद में अपोजिशन कामयाब नहीं होती और हुक्मरान पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत मिल जाती है, तो फिर इनका कोई भी जो फार्मूला है अपोजिशन का वो कामयाब होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक्त तमाम अक्सरियत जो है, भारी अक्सरियत के साथ तमाम लोग जो है वो अपने आप को वाज़ेह तौर पर पेश कर चुके हैं। गवर्नमेंट जो हुकूमती पार्टी है उन्होंने भी एक दावा किया था कि आप 10 लाख अफराद के साथ यहाँ पर पेश होंगे और यहाँ पर अपनी भारी अक्सरियत शो करेंगे। अपोजिशन ने कहा था हम भी शो करेंगे। अब अपोजिशन और भारी अक्सरियत तो शो कर चुके हैं। अब असल बात यह रहेगी कि जब तरीके अदम एतमाद पेश होगी तो जो अरकान ज्यादा पेश कर सकेंगे उसकी अहमियत ज्यादा है। अच्छा, ये कहाँ तक दुरुस्त है कि इमरान खान ने कहा बैरून मुल्क से जनाब पैसा जो लगाया जा रहा है, कोई इसके मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन है? देखिए जी, वो अब ये बात तो इल्जाम तो लगाया कि बाहर की जो दूसरी कुव्वतें हैं जैसे अमेरिका है, दूसरे ममालिक है, वो ये चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो ना रहे, इमरान खान वज़ीर आज़म ना रहे, कोई दूसरे लोग इसमें शामिल हो जाए। लेकिन ये बात कहने की हद तक है, अब इसका कोई प्रूफ तो हमारे पास अभी ऐसा नहीं आया तो जिसको हम ये कह सके, यही कह सके कि हम इनके साथ शामिल हैं। अगर ये बात हमारे साथ शामिल होके करते हैं तो फिर हम इंशाल्लाह उसको इस तरफ कोशिश करेंगे कि हमें कुछ मालूमात मिल सके कि कौन सी ऐसी फंडिंग हो रही है जिसके साथ ये पार्टी जो है इस तरफ लग रही है। क्योंकि काफी मुल्कों के मतलब कहा गया है कि फजलुर रहमान साहब को सऊदी अरब की तरफ से पैसे मिल रहे हैं, अमेरिका जो है वो नून लीग के साथ सपोर्ट कर रहा है, उनके जो है वो सफारतकार जो उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। तो लेकिन ये अभी कहने की हद तक तो कहा जा सकता है, लेकिन अभी इसका कोई वाज़ेह सबूत या कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई जिसकी वजह से हम ये कह सके कि जी वाकई इनको फंडिंग आ रही है और उसके मुताबिक ये हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो इमरान खान ने एक पेपर दिखा के लोगों को चक्कर में डाल दिया कि उसका भी पता चला कि उसमें क्या था? नहीं, उसकी भी अभी तक कोई ऐसी वाज़ेह समझ नहीं आ सकी कि वो पेपर में क्या था और किस तरीके से उसको बयान किया गया। काफी एक दो रेफरेंस है जिसके मतलब इमरान खान जो है वो अभी वाज़ेह तौर पे जो है ना हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है, ना उनके किसी इंडिविजुअल की तरफ से ऐसा कोई मौक़िफ़ सामने आया कि जिससे अब ये बात वाज़ेह कर सके कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे। क्योंकि इल्जाम तलाशी करना, बात करना वो तो किसी हद तक ठीक है, लेकिन जी नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान इस्लाम का ठेकेदार, सुनते हैं उसके बारे में ये साहब क्या फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा आप पहले मौलाना साहब की पार्टी में थे, उनकी जमात में थे, अब आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन किया और आपने ये कैप भी पहनी है, पगड़ी पहनी हुई है, बल्ला आपकी यहाँ जो पगड़ी पे है वो बना हुआ है, क्या वजह है? सर ये वजह है कि मैं बड़ा मौलाना फजल रहमान का सपोर्टर हूँ। वो बड़े अरसा उसकी जो है मैंने उसकी जो है उसके साथ दिया और बड़ी उसकी मैंने मिसाल उसकी जो है कैंपेन चलाई। लेकिन अफसोस इस बात पे हुआ कि मदरसे में पढ़ता रहा हूँ, ना हमें अखबार पढ़ने देते हैं ना हमें खबरें सुनने देते हैं। अगर अखबार पढ़ ली तो मुल्क के बारे में मालूमात हो रहेगी कि कौन फ्राडिया और कौन ईमानदार है, और अगर खबरें सुन ली तो तब भी पता चल जाएगा हकीकत। ये तो अब पता चला, यकीन करें मदारिस से जब बाहर निकले तो पता चला कि वाकई पहला मैं ये कहता था कि पूरी दुनिया के हर इंसान को जो इस वक्त है उसको गाली दे दो, लेकिन मेरे कायद मौलाना फजल रहमान को गाली ना दो। लेकिन मैं अब कहता हूँ कि मेरा कायद वाकई इमरान खान है। मौलाना फजल रहमान के बारे में जो मेरे ख्यालात थे, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि वो गलत थे, वो फराडिया इंसान है। अगर फराडिया ना होता तो फराडियों का साथ क्यों दिया, चोरों का साथ क्यों दिया? अगर सही होता तो ये चोरों का साथ देता? भाई इस्लाम क्या कहता है? हक का साथ दो, सच का साथ दो। ये झूठ का साथ दे रहा है और जुल्म के साथ दे रहा है। तो भाई जैसे इमरान खान, ये जरूरी नहीं है मौलाना फजल रहमान साहब समझते हैं कि शायद मैंने जन्नत का ठेका लिया हुआ है, जिसे मैं जन्नत का टिकट दे दूं। वो अल्लाह का खौफ करे भाई मौलाना साहब, मौत आनी है, ये कुर्सी यहाँ रह जानी है। बड़े बड़े आए, फिरौन आया, नमरूद आया, बड़े बड़े आए, सबकी कुर्सियां यहीं रह गई, चले गए, अब हिसाब होगा। मौलाना सुन ले, हक की बात कर, सच बोल। जब से मैंने आपका इंटरव्यू सुना है कि भाई अगर हुकूमत सही भी काम करे तो उसको सही काम को गलत कहना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जुल्म है जुल्म। मौलाना मौत आएगी तो मैं देख रहा हूं कि जब मौत आएगी तो क्या हाल होगा। जिसने पाकिस्तान को लूटा, मेरे घर की अगर मेरे दुकान की अगर किसी की एक चोरी कोई करता है वो सिर्फ उन फर्द का मुजरिम है, लेकिन जो पूरे मुल्क की चोरी करता है, 1 रुपया भी जिसने चोरी किया, सबको क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा, सबका। उसके गुनाह जो है
मैं ये थोड़ा सा इसलिए फजल रहमान का आपको सुनाया कि ये साहब फिर मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान, जिसे लोग डीजल के नाम से भी जानते हैं, मगर क्योंकि हमारी तरबियत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती तो इसे फजल रहमान ही कहेंगे। बताना मैं ये चाहता हूँ आपको कि इस बंदे की थोड़ी सी औकात आपके इल्म में मैं भी लेके आता हूँ। ये तो जो भी उसने बताया, आपके इल्म में ऐसी ऑडियो लीक हुई है जिसमें उसने कहा जनाब अगर गवर्नमेंट ठीक भी काम करे उसे गलत कहो। ये सिर्फ गवर्नमेंट तक नहीं है, कोई भी चीज़ ये देखते हैं कि ठीक चल रही है तो उसे गलत कह के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये फजल रहमान साहब के बारे में मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि दोबारा कुछ अहमदियों के ख़िलाफ़ भी बयान देते रहते हैं कभी कभी कि शायद कभी ये इमरान खान को कहते हैं ये यहूदी है, लेकिन ये खुद बाहर से मुख्तलिफ ममालिक से इसे पैसे मिलते हैं, वहाँ से ये मदरसे भी चलाता है, वहाँ से जो भी प्रोपेगेंडा करना होता है उसी पैसे से ये किया जाता है। और इसके इल्म में ये भी लाया जाता, इसको ये शायद इल्म नहीं है कि जो मजहबी कार्ड के खेलने की कोशिश बार बार करता है, अहमदियों के ख़िलाफ़ बोलता है, कहता है जनाब वो, तो वो अहमदी अगर आप देख ले पूरी दुनिया में तरक्की कर रहे हैं आगे। ये फजल रहमान खुद आके देखे, खुद तो इसको यूरोप में घुसने नहीं देते, इसकी औकात ही नहीं है कि यूरोप में आए। और यूरोप में आप देखें तो हर तरफ अल्लाह ताला के फजल से आपको अहमदी नज़र आएंगे, कहीं पे स्टॉल लगा रहे हैं, कहीं तबलीग का सिलसिला चल रहा है, कहीं कोई प्रोग्राम चल रहा है। तो जो हकीकत है उससे दुनिया वाकफ़ है। जो समझदार लोग हैं, जो समझते हैं कि फजल रहमान जो है, आज मैं एक अपना हमसाया मुल्क है इंडिया, वहाँ की मीडिया पे भी सुन रहा था, उसने एक दफ़ा भी इसे मौलाना नहीं बोला, उसने कोई मेरा 20 दफ़ा इसे डीजल बोला, हम नहीं बोलते। तो बताने का मकसद ये है कि ये इज़्ज़त है इन लोगों की, ये औकात है इन लोगों की। जहाँ तक इस्लाम की अगर बात आप करते हैं तो कोई इस्लाम की खिदमत इन लोगों ने नहीं की। इन लोगों ने अपनी हुक्मरानी के लिए अपने हालात ठीक करने के लिए नाजायज़ कब्ज़े किए। जो बच्चे स्कूलों में मदरसे में इनके पास जाते हैं उनके साथ क्या सलूक होता है, आए दिन उस तरह के वीडियो वगैरह निकलती रहती है इन लोगों की। फिर जिस तरह ये इस्लाम के साथ साथ इंसानियत की तस्लील करते हैं, इन्होंने प्राइवेट अपनी फोर्स तैयार की हुई, वहाँ लोगों को इकट्ठा करके पाकिस्तान के, ये असल में मैं आपको बताऊँ ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये दोस्त नहीं है, तो कोई मौका ये जाने नहीं देते। और जहाँ तक इस बंदे ने कहा जनाब मरना भी है, इन लोगों को मरना कहाँ याद है। आप देख ले, ये जरदारी देख ले, ये नवाज शरीफ देख ले, ये सारे देख लें, ये तो आपके इल्म में है कि कोई वसाखी के उनके साथ चलता है, कोई किसी तरह चलता है, तो उसके बावजूद इनकी उम्र अभी तक चल रही है। कोई मरा हुआ मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, या कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जो अनकरीब मरने वाला है। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, मगर जो इस तरह के लोग होते हैं उनकी मेरा रस्सी ज़्यादा ही ढीली छोड़ दी जाती है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। खैर, ये फजल रहमान की थोड़ी सी मैंने आपको औकात बताई है कि सियासत में अगर इसको कुर्सी जब से नहीं मिली, इसने कितनी दफ़ा कितने हरबे इस्तेमाल किए। अब जिस तरह शुरू में आपने सुना भी कि इमरान खान अगर बच गया, वज़ीर आज़म की कुर्सी बचाने में कामयाब हो गया, तो ये फिर कोई नई हरबा इस्तेमाल करे। थोड़ा सा मैं इमरान खान के बारे में आपको बता दूं कि वो भी आपके इल्म में यू टर्न, झूठ, फरेब वही चल रहा है वहाँ पे भी। और जो लोग उसे पसंद करते हैं उन्हें उसे मशवरा देना चाहिए कि सच भी बोलना सीखे वो भी, क्योंकि झूठ के साथ वक्ती तौर पर तो आप चल पड़ेंगे, मगर बाद में वही फिर मुसीबत गले पड़ जाएगी किसी न किसी हिसाब से। जिस तरह इमरान खान कहता था ये वज़ीर आला जो भी जिसको फारग किया, ये जब तक मैं रहूँगा ये भी रहेगा। फिर परवेज़ इलाही डाकू है, चोर है, ये इस तरह की सोशल मीडिया पे आजकल वीडियो फिर नज़र आनी शुरू हो गई हैं। तो ये हालात पाकिस्तान के इन लोगों ने जो बना दिए हैं, ये मुकम्मल झूठ के सहारे चल रहे हैं। जो लोग इमरान खान के हक़ में और बड़े नारे लगाते, उनको भी सोचना चाहिए कि जब तक कोई भी काम सच्चाई के साथ नहीं होगा। कितनी दफ़ा इसने कहा था मैं दाव पे लगा दूंगा, ये कर दूंगा,
مگر یہ کرسی ایسی کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. آپ کے علم میں کام بھی کوئی نظر نہیں آ رہے, کرسی بھی نہیں چھوڑنی, کچھ بھی نہیں کرنا. اپوزیشن والے اپنا پورا زور لگا رہے, مگر ابھی بھی جوڑ توڑ چل رہا ہے. کیا ہوتا آنے والے دنوں میں. میں نے ایک بات کہی تھی کچھ دن پہلے کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو خطرہ ہے, لیکن اگر عمران خان اپنی گورنمنٹ بچانے میں کامیاب بھی ہو گیا تو پھر بھی اس کو میرا حال ٹکنے نہیں دیں گے. کوئی اور حربہ استعمال کیا جائے گا جس کی وجہ سے عمران خان کو بارہ انہوں نے فارغ کرنا ہی کرنا ہے. جب سے اس نے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی پنگا لیا ہے اس وقت سے کافی مشکل ہے اس کے لیے کہ اپنے وزیر اعظم کا عہدہ بچا کے آگے چلے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو جنگ کی صورتحال سے آگاہ کریں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت 9 برادرز ٹی وی. 9 برادرز ٹی وی لا رہا ہے اپنے ناظرین کے لیے سیاست سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے, ہر خبر حقیقت پر مبنی. ہر روز اسپیشل پروگرام دیکھیے آج مبارک جاوید کے ساتھ, صرف اور صرف 9 برادرز ٹی وی انٹرنیشنل پر. نوٹ, اس چینل کا کسی بھی مذہبی یا سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اگر آپ اپنے کاروبار کی پبلسٹی کروانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں 447459168308. جی ناظرین بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر. آج پھر ترکی میں دوبارہ میٹنگ ہونی ہے جنگ روکنے کے سلسلے میں, جو کہ ابھی تک جتنی دفعہ بھی یہ لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں ناکام ہی ہوئے. تھوڑا سا میں جنگ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہوا یہ کہ روس نے یہ کہا تھا کہ جو روس کی کرنسی ہے جس کا بیڑا غرق کر دیا ہے اس کے ساتھ اب گیس وغیرہ خریدی جائے گی. وہ G7 نے وہ اس کی جو درخواست تھی, جو بھی اس کا مطالبہ تھا, وہ ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے کہا نہیں جناب. اب دیکھیے آنے والے دنوں میں ایک جو چیز سامنے آ رہی ہے بار بار کہ جی روس گیس بند کر دے گا. دیکھتے اب کتنے دن بعد یہ سلسلہ چلتا ہے. اس سے یورپ میں ٹھیک ہے مسائل بنے گے, مگر میرا خیال ہے کہ جب یہ ممالک اکٹھے ہو کے فیصلہ کر چکے ہیں تو پھر جو بھی نقصان ہونا پھر ہو جائے, دیکھا جائے گا. اگر آپ دیکھیں تو روس کے نقصان تو یوکرائن کو بہت زیادہ دیا ہے. یہ بھی اطلاع ہے کہ بے شمار دنیا مر چکی ہے وہاں پہ, بے شمار لوگ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوگی. لیکن اب جو پرابلم چلی ہوئی وہ ہے کھانے پینے کی چیزیں وہ بند کی جا رہی ہے. یہ خطرناک حالات آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئیں گے, اور اگر یہ جنگ بند نہ ہوئی تو یوکرائن جو ہے اس میں بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ جائے گی. لوگ جو ہے اپنے گھروں سے جن کے گھر توڑ پھوڑ دیے وہ بے گھر ہو جائیں گے, اور بے شمار مسائل یوکرائن کے لیے آنے والے. یوکرائن کے صدر کا یہ بھی بیان سامنے آیا کہ میں بالکل غیر جانبدار ہم رہیں گے, لیکن کچھ شرائط ہے ہماری, اس پہ بات چیت کریں گے. تو یہی چیزیں اگر شروع میں سوچی جاتی تو میرا خیال اپنا ملک یہ بچا سکتے تھے, مگر اس طرف توجہ نہیں دی گئی. جہاں تک بار بار یہ کہا جا رہا ہے جناب کہ یہ ایٹمی حملہ ہو سکتا ہے, تو ابھی تک تو یہ ڈرانے دھمکانے میں الفاظ چل رہے ہیں, لیکن پتہ نہیں آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کے حالات ہو جائے جب آہستہ آہستہ روس جو ہے وہ اور کمزور ہوتا جائے. اندرونی حالات بھی اس کے اتنے اچھے نہیں رہیں گے, کیونکہ اگر یوکرائن میں بھوک اور افلاس شروع ہو جائے گا تو روس اگر لمبے عرصے تک یہ جنگ لڑتا رہا اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا تو ظاہر ہے پھر اندرونی حالات خراب ہو جائیں گے. جس طرح ابھی اطلاع مل رہی ہے کہ لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں, لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے جو بزنس مین تھے وہ پریشان ہیں روس کے اندر بھی. ہو سکتا ہے کہ اب روس بھی اس پہ سوچے کہ کافی توڑ پھوڑ کر لی ہے, کچھ معاہدے کر کے جنگ کو بند کیا جائے. اور فی الحال اس پہ کچھ سمجھ کسی کو نہیں آ رہی کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. ناظرین میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ چائنا روس کے ساتھ مل کر ہو سکتا ہے کہ اور بھی لمبی جنگ کرے اور بھی ممالک کے ساتھ پنگا لے. تو یہ تو آپ کو وقت بتائے گا کہ کیا ہونا ہے اور آنے والے دنوں میں حالات کس طرف جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی یوکرائن چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں ان کو ہر طرح کی سہولت تو دی جا رہی ہے, مگر جو سب سے بڑا پرابلم بنا ہے یہ صرف خواتین ہے. مرد ان کے وہاں رہ گئے, اور یہ میں آپ کو بتاؤں یورپین لوگ ہیں, یہ
कल को क्या इनके हालात बनते हैं, ये ख़वातीन अकेली किस तरह यहाँ ज़िंदगी गुजारेगी, क्या हालात होंगे, ये भी काफ़ी परेशानी वाली बात है। अगर आप देखें मर्द वहाँ जंग में हिस्सा ले रहे हैं, एक तरफ वहाँ जो बताया ये जा रहा पूरा यूरोप मदद तो कर रहा है, मगर वो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही। असले के तौर पे तो मदद जा रही है जो भी जा रही, लेकिन उसके बावजूद किसी को समझ अभी तक ये नहीं आ रही, क्योंकि रूस बार बार ये धमकियाँ दे रहा है किसी भी मुल्क ने उसकी मदद की तो हम उसके साथ भी अच्छा सलूक नहीं करेंगे। तो इस तरह की धमकियाँ भी जारी हैं, सब कुछ साथ साथ चल रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि जो ऐसे हालात भी बने हुए हैं कि जो बैड़ी बेड़े हैं वो आमने सामने हैं और किसी वक्त भी ऐसी जंग शुरू हो सकती है जिसकी लोगों को, कईयों को तो ख़तरा है और कई कहते हैं जनाब कुछ नहीं होने वाला, मगर ऐसे हालात आने वाले दिनों में कुछ नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, आज अगर आप देखें तो दुनिया का अमन बिल्कुल तबाह हो चुका है और लोग जो है बेसुकूनी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यूरोप हो या दूसरे मालिक हो जो रूस के आसपास है, वहाँ के हालात ठीक नहीं है। वहाँ बेरोज़गारी जिस तरह रूस में शुरू होगी, फिर जो लोग वहाँ से बाहर जाएंगे दूसरे मालिक से जो भी कारोबारी होंगे, सबसे ज़्यादा उस पर फ़र्क जब पड़ेगा तो फिर आप देखें महंगाई होगी, हालात जो है वो टाइट होंगे। देखते हैं क्या बनता है। आज के लिए इतना ही बहुत है। जुड़े रहे हमारे साथ। और ये ज़ुबैर खलील साहब इस पर बड़ा अच्छा तबसरा करते, प्रोग्राम हालात हाज़िरा वो भी देखा करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में।